उनमें सुपर ह्यूमन वाला इंटेलिजेंस होता है। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में पता होता है। वो ऐसी ऐसी चीजें पता कर लेता था जहां तक उसके लिए पहुंचना इम्पॉसिबल था। उनमें रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। एक बच्ची थी जो अपना हाथ हिलाती थी और फूलों की कलियां खिल उठती थी, और ये होते हुए सबने अपनी आंखों से देखा है। हर कॉन्टिनेंट में ऐसे बच्चों की अद्भुत कहानियां रही हैं जो सबसे इतने आगे थे कि लोगों को लगता है कि वो सितारों की दुनिया से आए थे। और इसलिए ये बच्चे एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं। शायद वो अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या दूसरी दुनिया के लोगों और स्टार चिल्ड्रन में कोई संबंध हो सकता है? दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जिनमें आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं। 2002 में शो यानो 12 साल की उम्र में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ शिकागो की लोयोला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। 6 साल बाद उसने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी में पीएचडी कर लिया। 2006 में सिंगापुर के आइनन सेलेस्ट कॉली ने 6 साल की उम्र में एसिड और एल्कलॉइड्स पर एक साइंस लेक्चर दिया था। इस बच्चे ने 2 हफ्ते की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था। और 2013 में एडम कर्बी 2 साल की उम्र में एक आईक्यू टेस्ट में 141 की स्कोरिंग के साथ ब्रिटिश मेंसा का सबसे छोटा सदस्य बन गया, और वो 10 महीने की उम्र से किताबें पढ़ने लग गया था। हाईली गिफ्टेड बच्चे ऐसी चीजें जानते हैं जो उस उम्र के बच्चों के बस के बाहर होती हैं। वो छोटी उम्र में जिस तरह की चीजों को समझते हैं, उन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। और वो हिस्ट्री, साइंटिफिक डिस्कवरी और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और बढ़े हुए इंट्यूटिव सेंस को आपस में मिलाकर देख सकते हैं। पूरे मानव इतिहास में ऐसे बच्चे हुए हैं जो अपनी एडवांस्ड नॉलेज और अद्भुत क्षमताओं की वजह से अलग नजर आते हैं। लेकिन क्या ये अद्भुत क्षमता वाले इंटेलिजेंट बच्चे महज अच्छे जेनेटिक्स का नतीजा हैं? या इसके पीछे कोई और भी कहानी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े काम कर दिखाते हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इस दुनिया में ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका कनेक्शन उस दुनिया के लोगों से होता है जो हमारी दुनिया से बहुत आगे है। उन्हें लोग स्टार चिल्ड्रन कहते हैं। जब हम इन स्टार चिल्ड्रन को देखते हैं, ये बच्चे जो अजीबोगरीब काम करने के लिए गिफ्टेड हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जन्म से ही बहुत सी चीजें जानते हैं और किसी नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस के साथ इनका कोई नाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि इन बच्चों में जन्म से ही बहुत ज्यादा जागरूकता होती है। कई लोगों का मानना है कि ये बच्चे एक सही नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए पैदा हो रहे हैं, जिसमें शांति हो और ज्यादा कॉन्शियसनेस हो और दुनिया के लिए और ज्यादा समृद्धि हो। आमतौर पर जिन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जाता है वो हमेशा से अमेरिकन इंडियन लोगों में ही हुए हैं। और ये बच्चे खास होते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने हाथों से बीमार को ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन स्टार चिल्ड्रन में बहुत सी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और इसलिए ये स्टार चिल्ड्रन एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं जो शायद अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गिफ्टेड कुछ बच्चों का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन है? ऐसा कनेक्शन जिसने उन्हें खास गिफ्ट्स और समाज को बदलने की शक्ति दी है?
इस बात के कई सबूत हैं कि आज इस तरह के गिफ्टेड बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जितने पहले कभी नहीं हुए। ऐसे जेनेटिक एविडेंस हैं जो साबित करते हैं कि इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन हॉक्स ने इंसान के डीएनए को स्टडी किया और उन्हें पता चला कि सिर्फ पिछले 5000 सालों में इंसान का डीएनए पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर में 7% बढ़ गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही हैरानी की बात है। हर 10 साल में हम पहले से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्टार चिल्ड्रन की चीजों का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि इन गिफ्टेड बच्चों में सुपीरियर इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कुछ नजर आता है। स्टार किड्स कई मामलों में अलग होते हैं। ये बच्चे पहली जनरेशन के ओल्ड स्कूल बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं। ये बहुत संवेदनशील होते हैं और दयालु भी। उनमें लक्ष्य की समझ होती है। वो अपने स्पेशल गिफ्ट्स को एक एडवांस्ड स्टार चिल्ड्रन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर टेलीपैथी ले लीजिए। वो इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कोई और क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। स्टार चिल्ड्रन के पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे अलग हैं। हो सकता है उनके बच्चे साइकिक हों और ऐसी चीजों के दिखाई देने के बारे में बात करते हों जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, या ऐसी चीजें सुनते हों जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, या ऐसी चीजें जानते हों जो दूसरे लोग नहीं जानते। कुछ स्टार चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो बहुत देर तक बिना सोए और बिना खाए रह सकते हैं। ये किसी आम बच्चे के लिए नॉर्मल बात नहीं है। निकी पेटिलो के मुताबिक उनकी बेटी मैडी ने उन्हें बताया कि उसका घर आसमान में है और उसने कई हैरत भरी चीजें दिखाई, जैसे टेलीकिनेसिस और साइकिक विजन्स। लेकिन क्या 10 साल की मैडी पेटिलो में वाकई सुपर ह्यूमन वाली काबिलियतें थीं? अगर ऐसा है तो उनमें वो आई कहां से? और क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार चिल्ड्रन हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हों? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी पर बहुत पहले मौजूद थे। इसके सबूत 2000 साल पुरानी एक कहानी में मिल सकते हैं। माचू पिचू, पेरू। कूस्को के उत्तर पश्चिम में करीब 80 किलोमीटर दूर एंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर ये प्राचीन इनका खंडहर हैं। माना जाता है कि बहुत पहले 15वीं शताब्दी में यहां एक महल था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह दक्षिण पश्चिमी कोना इस जगह का मेन प्लाजा था, जहां 3 खिड़कियों वाला मंदिर है। यहां 35 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े पत्थर के हॉल में एक दीवार के साथ 3 चौखानेदार खिड़कियां हैं। किताबों में लिखा है कि ये खिड़कियां जो टेम्पल ऑफ द 3 विंडोज की हैं, इस तरह अलाइंड हैं कि जून की संक्रांति पर जब सूरज निकले तो वो एक परफेक्ट एंगल पर आए, जिससे गर्मियों की संक्रांति पर पहाड़ों से चढ़ते सूरज की पहली रोशनी इन खिड़कियों के जरिए पूरी बिल्डिंग को मिल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 3 खिड़कियां इनकन की गढ़ी हुई कहानियों को दर्शाती हैं। पुरानी कहानी के हिसाब से सूर्यदेव वीराकोचा के बच्चों ने इन्हीं 3 रहस्यमयी खिड़कियों के जरिए दुनिया में कदम रखा और इनकन सभ्यता को जन्म दिया। इंकन लोगों की जन्म की कहानी ये है कि चिल्ड्रन ऑफ द सन एयर ब्रदर्स इंकन लोगों को जन्म देने के लिए 3 पोर्टल्स यानी इन 3 खिड़कियों से आए थे। कहा जाता है माचू पिचू का 3 खिड़कियों वाला ये मंदिर इस चमत्कारी घटना की निशानी है। ये एयर ब्रदर्स गॉड वीराकोचा के बच्चे थे जो साउथ अमेरिका के लोगों के लिए सबसे पहली बार विजडम और सिविलाइजेशन के शुरुआती नियम और जीने के तौर तरीके लेकर आए थे। और इन 3 खिड़कियों से देखने पर मन इन देवताओं तक पहुंचकर एक बार फिर उनसे जुड़ सकता है और उनसे बात भी कर सकता है।
कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स का मानना है कि इनकन के जन्म की कहानी किसी पौराणिक कहानी से ज्यादा पुरानी भी हो सकती है। उनका मानना है कि ये हजारों साल पहले होने वाले स्टारगेट ट्रैवल का लेखा जोखा हो सकता है। इस कहानी को पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे वो किसी स्टारगेट की बात कर रहे हैं और ये चिल्ड्रन ऑफ द सन, सूरज से आने वाले इन एडवांस्ड लोगों के पास कोई स्टारगेट टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इन गेटवेज को खोल सकते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका स्टोरी उस स्टारगेट टेक्नोलॉजी की याद दिलाती है जिसे वो उस वक्त इस्तेमाल करते थे। ऐसा हो सकता है कि आयर ब्रदर्स सचमुच आए और वो ईगन से मिले और उन्हें बेसिक चीजें दी, जैसे कि उनका साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी बोली, सिविलाइजेशन के सारे पहलू। और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने माउंटेन की एक स्टारगेट पोर्टल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। क्या वाकई इनका एम्पायर पृथ्वी के बाहर के लोगों ने बनाया था, जो पृथ्वी पर बताए गए स्टारगेट के जरिए आते थे? और क्या यही वजह है कि प्लूटोनियम जैसी प्राचीन जगहों पर इतनी ज्यादा पहरेदारी थी? शायद इसका जवाब पहले ही मिल चुका है, प्राचीन दुनिया में नहीं बल्कि आज के विज्ञान में। प्रिंसटन, न्यू जर्सी, जुलाई 1935 में जब फिजिसिस्ट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोसन ने इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में मिलकर एक नया आइडिया पब्लिश किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से असल में स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में शॉर्टकट्स लिए जा सकते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहलाए जाने वाले इन रास्तों को आमतौर पर वर्म होल्स कहा जाता है। ये दो दूर की जगहों को जोड़ते हैं जिससे ब्रह्मांड के सबसे दूर के सितारों तक जाया जा सकता है। आप स्पेस के एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें स्पेस की बहुत स्ट्रॉन्ग बेंडिंग होती है और स्पेस के दो अलग हिस्से आपस में जुड़ते हैं। जैसे अगर कागज के एक टुकड़े को बीच से पूरा मोड़ दिया जाए और उसे पंच करके एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दें तो वो आपका बेसिक वर्म होल कहलाएगा। अगर हम अपने प्लैनेट से सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम की दूरी को देखें तो वो 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए 4.2 ईयर्स तक लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा, जो करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वर्म होल जैसी कोई चीज। वर्म होल के जरिए शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस तकनीक को साकार करने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ट्रैवल करने लायक वर्म होल बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो हम आज पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी है कि एग्जॉटिक मैटर कहलाने वाली ये चीज शायद वर्म होल में आने जाने का रास्ता खोल सकती है। इसमें आपको नेगेटिव मास वाला मैटर चाहिए और हमें सिर्फ पॉजिटिव मास वाला मैटर पता है, तो हम इसे कहते हैं एग्जॉटिक मैटर। ऐसा नहीं है कि ये मिलता नहीं है, हमें बस इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब सोचिए कि पूरे जुपिटर को लेकर उसके पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब में लगने वाली एनर्जी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल्स बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, अगर ऐसी चीज कभी बन भी पाई तो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि सेलेस्टियल शॉर्टकट्स पहले से ही मौजूद हैं। 1991 में वैज्ञानिकों ने वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया कि बिग बैंग की उथल पुथल ने सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बनाया, बल्कि शायद करोड़ों साल पहले मिनी वर्म होल्स भी बनाए हैं। बिग बैंग के वक्त स्पेस टाइम आपस में मैश हो रहे थे, फैल रहे थे, सिकुड़ रहे थे। और एक थियरी कहती है कि अगर आपके पास हिमालयन माउंटेन्स के साइज का कुछ होता तो आसपास के स्पेस टाइम इतनी बुरी तरह से स्ट्रेस्ड हो सकते थे कि वो उसी होराइजन के अंदर उस मैटर को मैश कर देते जहां ये सब हो रहा था। इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस टाइम आपस में मिलकर मिनी वर्म होल बनाते हैं।
रिसर्चर्स के हिसाब से इसका नतीजा ये हो सकता था कि करीब 1 एटम के बराबर वर्म होल बन जाता। अपनी जगह लेने के बाद इन मिनी वर्म होल्स को ट्रैवल करने लायक वर्म होल बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता था। एक चीज जो हमें पता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, मतलब स्पेस टाइम कुल मिलाकर फैलता जा रहा है। तो जब यूनिवर्स छोटा होता है तो एक छोटा वर्म होल बनता है, और जब वो पूरा स्ट्रक्चर फैलता है तो वो पूरा वर्म होल भी फैलता है और बड़ा हो जाता है। तो अब आखिर में आपको एक बहुत बड़ा वर्म होल मिल सकता है। अगर वर्म होल्स तब बने थे जब ब्रह्मांड बनाना शुरू हुआ था, तो क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स बताते हैं कि दूसरे प्लैनेट पर रहने वालों ने बहुत पहले पृथ्वी पर आने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल किया हो? ऐसा हो सकता है कि वर्म होल्स स्टारगेट्स ओपनिंग हो और लोग उन्हीं से आते जाते हों, और कहा जा सकता है कि इसी तरह आदमी एंशिएंट गॉड से मिलता था। चिहुआहुआ, मैक्सिको। टेक्सास बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल माउंटेन रेंज के पास एक बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1200 एडी की है। इसे पखीमे और कैसस ग्रैंडेस भी कहा जाता है। ये बड़े अवशेषों का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 2000 से भी ज्यादा मिट्टी के कमरे होंगे जिन्हें खोद कर निकाला गया। तो पता चला कि वहां एक वेल प्लान्ड सिटी थी जिसमें प्लाजास, स्टोर्स, वर्कशॉप्स और मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के साथ एक एडवांस्ड वाटर और सूवेज सिस्टम भी था। पखीमे या कैसस ग्रैंडेस से किसी भी डायरेक्शन में सैकड़ों किलोमीटर तक इससे बड़ी कोई और साइट नहीं है, और यहाँ अलग अलग कल्चर्स का एक इंटरेस्टिंग तालमेल है। कुछ पहलुओं में ये एक बहुत ही मेसोअमेरिकन या एस्टेक सिटी है, और वहीं दूसरे मामलों में ये एक बहुत पुएब्लो या साउथ वेस्ट कल्चर सिटी है। ये माना जाता है कि अपने शिखर पर पखीमे की आबादी 10,000 से ज्यादा थी, लेकिन फलती फूलती प्री कोलंबियन सभ्यता घट गई और 16वीं शताब्दी तक बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि पखीमे के रहने वाले कौन थे, लेकिन यह माना जाता है कि इस इलाके में रहने वाले उनके वंशज हो सकते हैं जिन्हें टाराहुमारा कहा जाता है। टाराहुमारा अब सियरा मैड्रे की घाटियों में ऊंचाइयों पर रहते हैं, और प्राचीन शहर पखीमे के बारे में जो कुछ पता चलता है वो उन कहानियों से ही पता चलता है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली हैं। उनकी कहानियों के हिसाब से पखीमे एक पवित्र जगह है जहां सदियों तक तारों की दुनिया के लोग दिखाई देते रहे हैं। टाराहुमारा बताते हैं कि एक लंबी सी सफेद रोशनी के रूप में ये रहस्यमयी लोग खंडहरों के दरवाजों से निकलते थे। टाराहुमारा का मानना है कि स्टार पीपल आज भी चिवावा के रेगिस्तान में मौजूद हैं। उनका मानना है कि ये लंबे गोरे लोग शायद उन स्टार पीपल की निशानी है जो उन्हें सबसे पहले इस दुनिया में लेकर आए थे। उनका मानना है कि वहां एक पोर्टल है और ये स्टार पीपल दुनिया और दुनिया के बाहर भी आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पखीमे के पूरे आर्किटेक्चर में सैकड़ों टी शेप के अजीब से दरवाजे हैं। ऐसे दरवाजे जो करीब 6,500 किलोमीटर दूर सदर्न पेरू के एक प्राचीन दरवाजे से बहुत मिलते जुलते हैं। यहां एंडीज माउंटेन्स की बहुत ऊंचाई पर यह टी शेप का एक दरवाजा है जो ज्यादा गहरा नहीं है। इसे डोरवे ऑफ अमारुमुरु कहा जाता है। कई कहानियों में इसे एक एक्टिव पोर्टल बताया गया है जो लोगों को इस दुनिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ भेजता है। अगर ये सच ना हो तो एक इत्तेफाक हो सकता है कि पाखुइमी में इन कॉकेशियन जैसे लोगों के नजर आने की अजीब कहानियां हों, और बिल्कुल उसी तरह की कहानियां पेरू में इस गेट ऑफ गॉड्स के साथ जुड़ी हों। ऐसा हो सकता है कि ये एक स्टारगेट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता हो।
जहां से दूसरी दुनिया से आने वाले इंसान साल में उस एक खास वक्त पर आते जाते दिखाई देते हों जब स्टारगेट एक्टिव होता है। पकीमे और अमारुमुरु के एक जैसे दरवाजे और दूसरी दुनिया के लोगों की कहानियों को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोग कभी स्टारगेट्स के जरिए इन प्राचीन जगहों पर आए हों? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का कहना है कि पकीमे और अमारुमुरु जैसी जगहों पर बहुत पहले ही स्टारगेट्स नहीं थे, बल्कि आज भी पृथ्वी पर ऐसे स्टारगेट्स हो सकते हैं जो काम कर रहे हों। मंगल ग्रह का एरिस वेलिस क्षेत्र 4 जुलाई सन 1997 नासा का पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान लाल ग्रह की सतह पर उतरा। वाइकिंग के बाद यह उसकी सतह पर पहुंचने वाला पहला यान था और पाथफाइंडर वहां पानी के संकेत तलाशने गया था। सन 1970 के दशक के वाइकिंग अभियान के बाद से ही मुख्यधारा के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि उस ग्रह पर कभी पानी से भरे महासागर थे और वहां भी जीवन अपने जटिल रूप में मौजूद था। कई सौ करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल के इतिहास के शुरुआती दौर में मंगल ग्रह भी शायद कई मायनों में पृथ्वी जैसा ही था। वहां एक वायुमंडल था और महासागर भी थे। उस वक्त शायद उसका वायुमंडल भी पृथ्वी के वायुमंडल जैसा ही था। उन महासागरों में बड़ी आसानी से जीव पैदा हो सकते थे। पाथफाइंडर के वहां पहुंचने के दूसरे दिन सोजर्नर रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर खोजबीन शुरू कर दी और वो एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई पावर्ड कैमरे की मदद से मंगल की सतह पर प्राचीन जीवन के लक्षण ढूंढने लगा। उसने जो देखा उससे पता लगा कि हाँ, मंगल ग्रह पर कुछ जगहों पर हालात वैसे ही हैं जैसे कि पृथ्वी के कुछ रेगिस्तानों के। कुछ जगहें ऐसी भी थीं जो नदी के सूखे तले जैसी दिख रही थी। हो सकता है कि वहां सतह के नीचे पानी हो। हमें उन रोवर्स से जो बात पता लगी उनमें से सबसे दिलचस्प बात यही है कि मंगल ग्रह पर किसी जमाने में पानी था। अगर मंगल की सतह पर सिर्फ कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक यानी कुछ लाख या कुछ करोड़ साल तक पानी रहा होगा तो उसमें कुछ न कुछ तो पैदा हो ही सकता था, शायद जीव भी। पाथफाइंडर रोवर ने मंगल की सतह की कुछ तस्वीरें भी ली थीं। उनमें कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने वैज्ञानिकों को चकरा दिया था। वो एक पर्वतमाला थी जिसे उन्होंने नाम दिया ट्विन पीक्स। लाइफ एंड डेथ ऑन मार्स में डॉक्टर जॉन ब्रेंडरबर्ग ने लिखा है कि चूंकि मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां बहुत ही सीमित हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो पहाड़ आखिर कैसे बने। ये पहाड़ कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में सबसे ऊंची चीज है। मंगल ग्रह पर ज्यादातर ज्वालामुखी तो उसके खास क्षेत्र तक ही सीमित है। वो यहाँ से करीब कितने किलोमीटर दूर होगा? यही कोई 3000 तो किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में ज्वालामुखी वगैरह नहीं थे। और अब हम मंगल ग्रह के मौसम के बारे में जितना जानते हैं उतना आज से 20 साल पहले नहीं जानते थे, इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ एक महासागर था। वहाँ पर काफी लंबे समय तक के लिए तरल पानी भी था और तभी ये सब कुछ बना होगा। इसलिए अब हमें बिल्कुल नए नजरिए से मंगल ग्रह की हर चीज को देखना चाहिए। यहाँ पर दो बड़ी ही दिलचस्प चीजें हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे में सबसे ऊंची चीजें हैं, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। इससे मुझे याद आता है कि हमें पृथ्वी पर क्या मिला था। ये इसका अलाइनमेंट है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये मिस्र के गीजा के पठार हैं। वो कायरो के पास है और उसका नाम अरबी भाषा के एक शब्द अल कायरा से लिया है, जिसका मतलब होता है मंगल का कैंप, मंगल की एक जगह। वाकई दिलचस्प बात है। सचमुच। और अभी हाल में ही हमें ये भी पता लगा है कि स्फिंक्स भी कभी लाल रंग से रंगा हुआ था। और अब ये सोचो कि हम गीजा कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, स्फिंक्स को देख रहे हैं, फिर करीब 10 लाख साल तक वो सब कटते रहे, तब क्या वो भी इस तरह से गोल और टीले जैसे नहीं लगेंगे? ये मेरा अंदाजा है। अब इसे देखते हैं जरा।
ये गीजा का पठार है और स्फिंक्स यहाँ पर है। क्या ऐसा ही कुछ मंगल ग्रह पर नहीं मिला है, खासकर ट्विन पीक्स का जो इलाका है उसके आसपास? हाँ, वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज तो है जिसे हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं और वो इन तस्वीरों में भी दिख रही है। इसका ये अलाइनमेंट देखो, यहाँ पर पृथ्वी पर बना स्फिंक्स है, यहाँ पर पिरामिड है और ये है वो चीज, यहाँ है वो टीले जैसी नजर आने वाली चीज। कहीं वो नाकाम पुरातत्व तो नहीं? हमें अब मंगल ग्रह की हर चीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। असल में जब आज के युग में स्फिंक्स पहली बार बना था तब वो भी गर्दन तक मलबे में दबा था। बाद में उसे खोद कर निकाला गया। मतलब यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है? हाँ, हो सकता है कि यहाँ उससे भी ज्यादा बड़ी इमारत दफन हो। तो क्या ये ट्विन पीक्स इस बात का सबूत हो सकती है कि किसी जमाने में मंगल ग्रह पर भी एक सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जिसकी बनाई इमारतें पृथ्वी पर बनी इमारतों से मिलती जुलती थीं? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं कि हां, और इस चौंकाने वाले नतीजे तक पहुंचाने वाले सबूत तो पिछले 40 साल से जमा हो रहे हैं। जब वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने 1976 में पहली बार मंगल सतह की तस्वीरें लेनी शुरू की थीं, तभी उन्होंने साइडोनिया के मैदानों में कुछ बड़ी ही दिलचस्प चीजों की तस्वीरें भी ली थी। 25 जुलाई 1976 को उन्होंने जो तस्वीरें ली थी उसे पूरी दुनिया ने इंसान का चेहरा कहा था। मगर ये बात उस वक्त हवा हो गई जब टोबी ओवेन नाम के एक नासा प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक ने फ्रेम नंबर 35A72 को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा और कहा कि ये देखो। उसके अगले ही दिन नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ओवेन और वाइकिंग प्रोजेक्ट के मुखिया जेरल्ड सॉफन ने कहा कि ये कितनी हैरानी की बात है कि रोशनी और परछाई हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बना देती हैं। पर ये सोच भी कुछ घंटे बाद ही हवा हो गई जब हमने कुछ और तस्वीरें ली। मगर समझने वाली बात ये है कि कुछ घंटे बाद वाइकिंग ऑर्बिटर तो साइडोनिया के आसपास भी नहीं था। उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था और इसीलिए तस्वीरें नहीं ली जा सकी। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह की एक चट्टान पर बना सिर्फ इंसान का वो चेहरा ही नहीं मिला था, बल्कि वहां एक पिरामिड, एक पहाड़ी और एक पूरा शहर भी मिला था जो हजारों सालों के दौरान रेत और मिट्टी में दफन हो गए थे। सन 1980 के दशक के आखिरी दिनों में एक रिसर्चर ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसे वो साइडोनिया की उन आकृतियों के बीच का एक मैथमेटिकल रिश्ता कहते थे। डिफेंस मैपिंग एजेंसी के नक्शानवीस और उपग्रह से मिली तस्वीरों के विशेषज्ञ एरल टोरन ने उस पिरामिड को देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो असल में मंगल ग्रह का रोजेटा स्टोन है। उन्हें उस जगह पर मिली दूसरी चीजों के साथ उसका एक मैथमेटिकल रिश्ता दिखा, जबकि वो चीजें पहले उन्हें आर्टिफिशियल लग रही थी। उसमें वो चेहरा था, वो पहाड़ी थी, मगर इनके बीच कई 100 मीटर दूर तक गई एक सीधी लाइन थी। थॉलस नाम का एक गोल टीला था जो चोटी तक जाने का रास्ता लग रहा था। वाइकिंग मिशन के 20 साल से ज्यादा वक्त बाद नासा ने फिर से साइडोनिया क्षेत्र की तस्वीरें ली सन 1998 और 2001 में। अब वो इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था, मगर कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह ये मानते हैं कि नई तस्वीरें लेने का नासा का वक्त और तरीका बिल्कुल अलग था। वो तस्वीर उन्होंने एक तरफ से ली थी, सुबह के वक्त ली थी। उस वक्त कुछ देखने की और रोशनी की ज्योमेट्री भी पूरी तरह से बदल जाती है, इसलिए वो असली तस्वीरों से अलग दिख रही थी। मंगल पर नजर आने वाले चेहरे उसके अतीत के मौसम और पुराने महासागरों के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी जमाने में मंगल ग्रह पर एक सभ्यता तो जरूर थी। वॉशिंगटन डीसी 7 अगस्त सन 1996। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में नासा के वाइकिंग अभियान की घोषणा के 30 साल बाद इस बात का ऐलान किया गया कि मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत नहीं मिले हैं और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही कि शायद उस लाल ग्रह पर कुछ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को वहां से कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनसे लग रहा है कि वो मंगल ग्रह से आई उसी ग्रहिका के अवशेष हैं जो 12,000 साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इसके बारे में आपको विस्तार से तो वैज्ञानिक ही बताएंगे, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर खोज चल रही है, जो इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कितना सजग है, और वो भी आर्थिक मंदी के इस मुश्किल दौर में। इस खोज के बाद लोग जोश से भर गए थे। उस ग्रहिका की रासायनिक संरचना से पता लगा कि दरअसल वो मंगल से ही आई थी।
उस चट्टान के अंदर वैज्ञानिकों को कई तरह के रसायन मिले और कई ऐसी अलग अलग आकृतियां भी मिली जो पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों से काफी मिलती जुलती थी। राष्ट्रपति की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिक इस बात पर असहमत दिखने लगे कि उस ग्रहिका में सचमुच जीवन के संकेत दिखे थे या नहीं। वो कहने लगे कि शायद विशेषज्ञों की पहली टीम ने सही अंदाजा नहीं लगाया था। वो आकृति तो यकीनन किसी सूक्ष्म जीव की ही लग रही है, मगर विरोधी कहने लगे कि उन सूक्ष्म जीवों के अवशेष इतने छोटे हैं कि उनमें डीएनए नहीं मिल सकता। इस लिहाज से वो जीवाश्म है ही नहीं। उसके बाद भी उतने ही छोटे सूक्ष्म जीव मिले और उनमें डीएनए भी मिला, मगर ये मामला हल नहीं हो पाया। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज हुई है या नहीं, इस विवाद की शुरुआत तो 1970 के दशक में शुरू हुए वाइकिंग अभियान के साथ ही हो गई थी और वो अभियान आज भी जारी है। मगर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है। स्पेस एजेंसी ने दोबारा कभी लाल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए गिल लेवैन की जांच नहीं दोहराई। मेरी समझ में नहीं आता कि नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए उस परीक्षण को वहां भेजने से मना क्यों कर दिया। मेरी जांच से मंगल ग्रह के बारे में आज तक की सबसे अहम चीज का पता लगा। हमें ये पता लगा था कि वहां की मिट्टी में तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली कोई चीज है, रासायनिक या जीव वैज्ञानिक, मगर हमें पता लगाना होगा कि वो चीज है क्या। मगर हैरानी की बात है कि नासा ने इस मुद्दे पर कभी कुछ किया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि नासा भी जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, पता नहीं किस वजह से वो ये जानकारी छिपा रहा है। तो क्या नासा को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन वो इस जानकारी को छिपा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या उसे इस बात के भी सबूत मिल गए हैं कि उस लाल ग्रह पर कभी एक बड़ी उन्नत सभ्यता भी थी? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि हाँ, वो ये बात जानता है और सबूत के तौर पर वो उस रिपोर्ट की बात करते हैं जो सन 1960 में नासा ने जारी की थी। उसने पूछा था कि अगर अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह पता लग जाए कि परग्रही जीवन है तो वो इसके बारे में लोगों को कैसे बताए। ब्रूकिंग्स रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सौर मंडल के अपने सफर के दौरान इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आपको कहीं स्मृति चिन्ह मिले, बल्कि बहुत मुमकिन है कि आपको ऐसे सबूत मिल जाएं कि शुक्र ग्रह पर, चांद पर या फिर मंगल पर प्राचीन परग्रही मौजूद है। इस तरह की घोषणा का अंजाम इंसानों के लिए विनाशकारी हो सकता है, वो तबाही ला सकता है। सच तो यह है कि इस खबर से इंसानियत ही बिखर जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है कि इस बात को कुछ समय तक छिपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कमरे में बैठकर कुछ लोग सिगरेट पीते हुए ये फैसला ले सकते हैं कि हम ये बात अभी राज ही रखेंगे। ये दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें बड़ी सावधानी से ये बात जाहिर करनी होगी। क्या ये नहीं हो सकता कि लाल ग्रह पर सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं बल्कि कभी समझदार जीव भी रहते हो? अगर ऐसा था तो फिर ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवन का क्या मतलब हो सकता है? अगर मंगल ग्रह पर जीवन था और वो पृथ्वी से अलग रहकर विकसित हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि ब्रह्मांड में हर जगह पर जीव हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई 100 करोड़ ग्रह हो सकते हैं और उनमें से कईयों पर जीवन भी हो सकता है। मगर वहां रहने वाले जीव पृथ्वी के जीवों से अलग हुए तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि इस तरह का विकास कई और दूसरी पृथ्वियों पर भी हुआ होगा और हमारे जैसे समझदार जीव वहां भी हो सकते हैं।
हम तो चाहते हैं कि मंगल पर जीवन हो, ये भी चाहते हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरी जगहों पर भी जीवन हो। हम अंतरिक्ष से एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हों। क्या मंगल पर जीवन की जो कहानियां दुनिया भर की मिथों में मिलती हैं, वो सिर्फ मिथ ही हैं? या फिर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सही है कि किसी जमाने में मंगल ग्रह के जीव सचमुच पृथ्वी पर आते थे? अगर हां, तो क्या हमें उस लाल ग्रह पर इस बात के सबूत मिल जाएंगे? शायद मंगल ग्रह के आगे के अभियानों से हमें यह भी पता लग जाए कि वहां हजारों साल पहले ही जीवन नहीं था, बल्कि वो तो आज भी वहां मौजूद है। कालाहारी डेजर्ट, साउथ अफ्रीका। यहां रहने वाले सान बुशमैन आग के पास अनुष्ठान करते हैं जो रात में कई घंटों तक चलते हैं। इन समारोहों के दौरान उनके शामन्स जो करते हैं उसे ट्रांस डांस कहा जाता है, जिसके जरिए वो बदलकर एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाते हैं और दूसरे डिमेंशंस में जा सकते हैं। माना जाता है कि ट्रांस डांस उनके शरीर में एक ऊर्जा पैदा कर देता है जिसे नूम कहते हैं। ये ऊर्जा एक पोर्टल खोल देती है जिसके जरिए वो आत्माओं की दुनिया में आराम से जा सकते हैं। और जब बुशमैन इस ऊर्जा को सक्रिय कर लेते हैं तो वो अपने हाथों को आग में डाल सकते हैं और उनके हाथ नहीं जलते। वो बहुत दूर तक देख सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर तरह से, हर आकार, हर रूप में वो बदलकर सबसे शक्तिशाली लोग हो गए हों। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा की शक्ति हासिल करके एक शामन बीमारी दूर कर सकता है, बीमारों के अंदर देख सकता है और अपने शरीर से बाहर निकलकर देवताओं की दुनिया में जा सकता है। ये नूम ऊर्जा शरीर में ऊपर की तरफ जाती है और फिर अक्सर सिर के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल जाती है और उसके बाद ही आमतौर पर शरीर के बाहर की चीजों का अनुभव होता है। मैंने एक बुशमैन को जलता कोयला मुंह में रखते हुए देखा और वो जला नहीं। वो अपना सिर आग में डाल देते हैं और भले ही उनके बाल जल जाएं और यहाँ तक कि आग भी लग जाए तब भी उनका चेहरा नहीं जलता। तो इस नूम ऊर्जा से कुछ तो होता है और ये तकरीबन ऐसा होता है जैसे उनके पूरे शरीर में और किसी न किसी रूप में शायद उनके डीएनए में भी एक कंपन हो रहा हो। जिसे ऊर्जा कहा जाता है, क्या वो शामन्स में हो सकती है जिसमें सिर्फ स्वप्न अवस्था में ही पहुंचा जा सकता है? और क्या ये हो सकता है कि इलाज करने वाले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आने से वो दूसरे डिमेंशंस तक पहुंच सकते हैं? सैनबुश लोगों की एक परंपरा है कि वो अब तक की बनाई गई पहली जनजाति है। वो दुनिया के सबसे पुराने लोग हैं। और तो और डीएनए टेस्ट से भी ये पता चलता है कि शायद वो सबसे पुराने हैं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी संस्कृतियां फैली हुई हैं और जितने भी लोग हैं असल में वहीं से हैं जहां से सैन लोग आज हैं। जब हम सान बुशमैन को देखते हैं और साफ तौर पर उनके डीएनए को देखते हैं तो वो मानव सभ्यता और धरती पर जीवन के पहले बीज हैं। तो हो सकता है कि उनके डीएनए खास तौर पर इस तरह के हों जो चेतना की इन असाधारण अवस्थाओं तक पहुंच सकते थे और जिसके जरिए वो शारीरिक रूप से उनके अंदर जा सकते थे, जिससे ये लोग ऐसी चीजें कर सकते थे जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि सान बुशमैन को इस खास चीज का पता है कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए अपने डीएनए में कैसे बदलाव लाया जाता है? एक ऐसी जानकारी जो सारी दुनिया के शामन्स के पास है। और क्या यह जानकारी या शक्ति उन्हें एलियन से मिली? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारों साल पहले गुफा में बनी तस्वीरों में शामन्स और दूसरी दुनिया के लोगों के बीच संबंध दिखाई देता है। लास्को केव्स, साउथ वेस्टर्न फ्रांस। 1940 में मॉन्टिन्याक गांव के पास मिली ये गुफा 17,000 साल से भी ज्यादा पुराने शुरुआती पाषाण काल की तस्वीरों से भरी पड़ी है। मानव विज्ञान का मानना है
प्राचीन शामन्स जमीन के अंदर बने इन कक्षों में पवित्र अनुष्ठान किया करते थे। और आइस एज के कई जानवर जो इसकी दीवारों पर बने हैं वो बड़े अजीब हैं। उनका शरीर आदमी का है और सिर किसी पक्षी का। ऐसे प्राणियों के लिए तकनीकी शब्द है थेरियांथ्रोप और ये ग्रीक थेरियन से आया है जिसका मतलब है जंगली जानवर और एंथ्रोपोस का मतलब होता है आदमी। साफ बात यह है कि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती हों। गुफा में बनी तस्वीरों की कल्पना में सबसे अच्छी तरह से यह समझाया गया है कि शामन्स जब समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो कैसा महसूस करते थे। जब वो समाधि की अवस्था से लौटे तो उन्होंने गुफा की दीवारों पर उन विजन्स को दर्शाया है जो उन्हें समाधि की अवस्था में दिखाई देता है। लास्को में पाया गया बर्डमैन इजिप्शियंस के सबसे बड़े देवताओं में से एक की याद दिलाता है, थॉथ। सुमेरियन स्काई गॉड्स अनुनाकी की तस्वीरों से भी मिलता जुलता है। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक है कि समाधि में इन शामन्स का सामना एक ही तरह के लोगों से हो रहा हो जिन्हें दुनिया की शुरुआती सभ्यताओं में उनके देवताओं की तरह दर्शाया गया था? दुनिया भर में इन सारी देशी संस्कृतियों में इस चीज को लेकर कमाल की समानताएं हैं कि लोग जब अपने शरीर के बाहर जाते हैं तो वो किस तरह के लोगों से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सपने में और शामन की अवस्था में हम असल में एक वास्तविक जगह पर जाते हैं और वहां जाकर हम वास्तविक लोगों से मिलते हैं। यहीं पर प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरी ये बताती है कि ये वही टीचर्स थे, वो टीचर्स जो सारी प्राचीन संस्कृतियों में गए और आज हमने जो हासिल किया है उसके लिए बुनियादी चीजें लेकर आए। इंसानों के चाल चलन में तकरीबन 40,000 साल पहले बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया और बिल्कुल उसी वक्त जब हमारे पूर्वजों ने गुफा में सबसे पहले शानदार तस्वीरें बनाना शुरू किया था, जो साफ तौर पर कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त गुफा में तस्वीरें बनाना शुरू किया गया था उसी वक्त हम ये भी देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल इंसानों के चाल चलन में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। क्या लास्को की गुफा में बनी तस्वीरें इस बात का सबूत हो सकती हैं कि शामन्स वाकई दूसरी दुनिया के लोगों से बातें करते थे, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं? और अगर सान बुशमैन जैसे शामन्स इस संबंध को बनाने के लिए शारीरिक बदलाव से गुजरते थे तो वो बदलाव क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब एक जगह मिल जाए, वो है इंसान। टेपोच्लान, मैक्सिको, अक्टूबर 2011। यहां मैक्सिको सिटी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के शामन्स लंबे समय से चली आ रहे शामन के इलाज करने की परंपरा को एक बार फिर याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 3 दिन के इस पूरे उत्सव में, जिसमें आज के चिकित्सक शामिल होकर पवित्र नृत्य करते हैं, लयबद्ध तरीके से मंत्रों का उच्चार करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, ये सब वो तरीके हैं जिनसे शामन्स दूसरी दुनिया के लोगों से जुड़ा करते थे। लेकिन क्यों? क्या ये सारी प्रथाएं शामन्स के अंदर आने वाले उन बदलावों पर असर करती हैं जिनके जरिए वो ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो इन प्रथाओं के बिना हमारी सोच से परे हैं? शामन्स की कई परंपराओं में उनके पास खास टूल्स होती हैं जिनके जरिए वो आत्माओं की दुनिया तक पहुंच सकते हैं। उन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है शामन का ढोल और उनका झुनझुना। ये ताल देने वाले वाद्य होते हैं। इन्हें एक खास लय में बजाया जाता है जिससे शामन्स समाधि में जाकर आत्माओं की दुनिया में चले जाते हैं। हम ढोल पर लगातार तेजी से बजती हुई धुन को शामन लोगों की एक अहम चीज की तरह देखते हैं, जिससे ये अपने दिमाग के दरवाजे खोल सकते हैं जो ब्रह्मांड की अनदेखी दुनियाओं को आवाज देता है।
क्या ये महज इत्तेफाक है कि दुनिया भर के शामन्स इस बात पर यकीन करते हैं कि वो बार बार एक खास धुन बजाकर और उन पर नाचकर दूसरी दुनिया से बात कर सकते हैं? या ये प्राचीन प्रथा शामन्स में वाकई शारीरिक बदलाव ला सकती है? इसके लिए एक न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। किसी धुन पर मूव करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी चेतना में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आप दुनिया भर की परंपराओं में देखते हैं कि लोग उनमें किसी धुन पर गोल गोल घूमकर और नाचकर देवताओं से बात करते हैं। सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एडम गजाली 3D गेमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्रयोग कर रहे हैं जो असल में ये पता करती है कि ढोल बजाने से इंसानी दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहनते हैं जिससे उन्हें विजुअल भी दिखाई देता है और धुन भी सुनाई देती है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हो जो गेम मैकेनिक्स के जरिए अलग अलग धुनों पर इंट्रेन करना सीख ले तो हम दिमाग के तालमेल को मजबूत कर सकते हैं जिससे वो बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर एहसास, बेहतर याददाश्त और बेहतर ध्यान दे सकता है। और इसीलिए हम इसे रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके पास एक लय हो सकती है जो आप सुन रहे हो, पर दिमाग की अपनी एक लय होती है। इसमें होता है कि वो दोनों लय वक्त के दायरे में ऐसे बंध जाती हैं कि एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो अब हम एक तरह से इसकी सीमा के दरवाजे पर हैं। क्या ताल और उसके दोहराने से इंसानी दिमाग के भीतर की अनछुई क्षमता का पता लगाया जा सकता है? क्या शामन्स इस संबंध को हजारों साल पहले जान गए थे? और क्या समाधि की अवस्था में जाने की प्रथा आज भी दुनिया भर के आध्यात्मिक समारोहों में इस शक्ति तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जाती है? पेंटेकोस्टल के फेथ हीलर्स ऐसा संगीत बजाते हैं जो दिल की लय को दर्शाता है। हिप्नोसिस के लिए अक्सर एक पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाता है। भूत भगाने वाले पुजारी बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। यहां तक कि कैथोलिक माला पर भी सर्वशक्तिमान ईश्वर से बात करने के लिए माला के मोतियों पर गिन गिन कर प्रार्थनाओं को बार बार दोहराया जाता है। ऐसा लगता है कि शामन्स को दिमाग के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा जिसे हम आज सिर्फ दोबारा तलाश कर रहे हैं, जैसे कि खासकर ढोल दिमाग पर कैसे असर करता है। ये दिमाग ही है जो आम लोगों की तुलना में शामन्स के साथ अलग तरीके से काम करता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि दिमाग को एक बड़े से छेद की तरह देखिए जहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। कुछ मशीनें चल रही हैं और दूसरी बंद पड़ी हैं। अब शामन्स के मामलों में कुछ मशीनें चल रही हैं जो दूसरे दिमागों में काम नहीं कर रही। किसी शामन के दिमाग में और आम लोगों के दिमाग में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या शामन्स ने इंसानी दिमाग के भीतर दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने का रास्ता निकाल लिया है? और क्या इससे ये पता चलता है कि सारे इंसानों के अंदर एक जैसी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं, वो शक्तियां जो हमें अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं हुई हैं? जैसे जैसे हम 21वीं सदी में बसते गए, हमारी उस चीज से जुड़ने की लालसा बढ़ती चली गई जिसे हम जानते थे, जिसे हम दोबारा जान सकते हैं। और बतौर इंसान हम कितने असीमित हैं, इस चीज को हम ढूंढ रहे हैं। और शामन की शक्ति के जरिए इन बिचौलियों की मदद से ही हम दोबारा इसे महसूस करना शुरू कर सकते हैं। शामन्स हमेशा आगे की जानकारी लेकर आते थे और इंसानों को आगे बढ़ाते थे। वो हमारे इलाज और हमारी चेतना के विस्तार को दर्शाते थे। अगर ये शामन्स वाकई किसी तरह की दूसरी दुनिया के देवताओं के संपर्क में हैं, तो हम देख सकते हैं कि दूसरी दुनिया के ये लोग किस तरह जानबूझकर हमारे पूरे इतिहास में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। कई मायनों में उन्होंने हमें बनाया है। आज भी वो हमें मैनिपुलेट करके हमें भविष्य में जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या शामन्स अतीत में वाकई दूसरी दुनिया के लोगों से बातचीत करते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इन आध्यात्मिक बिचौलियों के जरिए दूसरी दुनिया के लोग मानव जाति को प्रभावित कर सकते थे? क्या आज भी वो हम पर राज कर सकते हैं?
शायद एक दिन हमें एहसास हो जाएगा कि हमारे एलियन पूर्वजों से संबंध बनाने का तरीका उस टेक्नोलॉजी के पास नहीं है जो हमें सितारों तक ले जाती है, बल्कि उन क्षमताओं को दोबारा तलाश करने में है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं।